ठीक है, तो इस चैप्टर में, क्योंकि ये जो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है, अगर आप इसको सही से नहीं पढ़ते हो तो जो 12th के चैप्टर हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, ये सब में दिक्कत आएगी। और ये चैप्टर का जो भी यूज है वो सिर्फ इसमें नहीं है बल्कि पूरी फिजिक्स में चलता रहेगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें कई सारी चीजें हैं जो आपको सही से समझनी पड़ेगी। कॉन्सेप्ट बेस है, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट अपना स्ट्रांग रखना है। और कॉन्सेप्ट अगर समझ में आता है तो आगे भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में। और टाइप्स ऑफ फोर्सेस में अगेन सबसे पहला फोर्स होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। तुम्हें पता है कि ग्रेविटेशन का पूरा एक सेपरेट चैप्टर है, ठीक है, लेकिन उस चैप्टर में और हम जो अभी पढ़ रहे हैं इसमें थोड़ा सा अंतर है। ग्रेविटेशन के चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासिव बॉडीज। अर्थ और सन हो सकता है, अर्थ और मून हो सकता है, तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन है उसके बारे में पढ़ते हैं। और वो अट्रैक्शन के बारे में पढ़ने के लिए न्यूटन का ही लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, जिसमें अगर दो मासेस हमको दिए हैं m1 और m2 के, और इन दोनों के बीच में r का डिस्टेंस है, तो ये दोनों मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं जिस फोर्स से, उसकी वैल्यू है G m1m2/r²। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको पता होगा, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला है। ठीक, लेकिन इस चैप्टर में हमें यह पता करना है कि जो अर्थ है वो किसी मास पर कितना फोर्स लगा रहा है। ये अर्थ है, ये किसी मास पर कितना फोर्स लगा रहा है। जैसे ये फैन हो गया, चेयर हो गई, मार्कर हो गया, तो इसके ऊपर अर्थ ने कितना फोर्स लगाया है, हम इस चैप्टर में बस इतना ही निकालना चाहते हैं। तो ये फॉर्मूला यहां भी काम करेगा, लेकिन यहां पे जो डिस्टेंस होगा ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लो r है। अर्थ के सेंटर से उस पार्टिकल का जो डिस्टेंस है अगर वो r है, तो हम कहेंगे कि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हो जाएगा G m1m2/r², वही न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक, लेकिन अगर आपने ग्रेविटेशन पढ़ा होगा पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि ये जो लिखा है ये क्या है। ये अर्थ की ग्रेविटी का फॉर्मूला है। तो अर्थ जो ग्रेविटी प्रोड्यूस कर रहा है उसकी वैल्यू होती है Gm/r²। तो उसकी मदद से जो फॉर्मूला बन जाता है वो बन जाता है mg का। तो इस चैप्टर में हम सिर्फ m इंटू जी यूज करेंगे। हालांकि ओरिजिनल फॉर्मूला जो आया है वो यहीं से आया है, लेकिन ये जो पार्ट दिख रहा है Gm/r², ये और कुछ नहीं बल्कि अर्थ की ग्रेविटी है। और अगर ये अर्थ की ग्रेविटी है तो हम अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स को लिखेंगे m इंटू जी के बराबर। हम ये पूरा फॉर्मूला नहीं लगाने वाले हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हम सिर्फ mg का फॉर्मूला लगाने वाले हैं। ठीक है, नोट करें। ठीक, अब हमें आगे क्या याद रखना है ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कि कभी भी हमें ग्रेविटेशनल फोर्स लिखना है तो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का लिखना है। तो अर्थ किसी भी बॉडी पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है उसकी वैल्यू कितनी है, mg है, जहां पे g अर्थ की ग्रेविटी है। ठीक है, तो कोई भी मास अगर हम यहां रखेंगे तो उसके ऊपर अर्थ ने एक फोर्स लगाया होगा mg के बराबर, और उस फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ होगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो अर्थ किसी भी पार्टिकल पे जो mg का फोर्स लगाने वाला है वो mg का फोर्स हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ पॉइंट करेगा। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करते हैं कि हम लोग अर्थ की सरफेस पे हैं,
तो हमारे हिसाब से अर्थ का सेंटर कहाँ एकदम हमारे ठीक नीचे होना चाहिए, है ना। अगर तुम अर्थ की सरफेस पर कहीं पर भी खड़े हो तो तुम्हारे हिसाब से जो अर्थ का सेंटर होना चाहिए वो ठीक तुम्हारे नीचे होना चाहिए। तो हमारे हिसाब से अर्थ का सेंटर ठीक नीचे होना चाहिए, तो जो mg का फोर्स लगेगा वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। तो आगे से जब हम mg के फोर्स की बात करेंगे तो हम लोग जब यहाँ पे खड़े हैं तो ऑब्वियसली हमको अर्थ तो दिख नहीं रहा है, हमको तो फ्लैट सरफेस दिख रही है। और अगर फ्लैट सरफेस दिख रही है तो अगर कोई ब्लॉक ऐसे रख दिया जाएगा तो उस पे जो mg का फोर्स हम लगाएंगे वो वर्टिकली डाउनवर्ड लगाएंगे। अब से ये डायग्राम मैं नहीं बनाने वाला हूं, डायग्राम ऐसा ही बनने वाला है। एक ब्लॉक रख देगा सरफेस पे तो mg का जो फोर्स लगाया जाएगा वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगाया जाएगा। और जैसे तुम वर्टिकली डाउनवर्ड जाओगे अगेन वो सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ चले जाओगे। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि एक इंक्लाइन सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक रख दिया जाए और बोला जाए इसके ऊपर mg का फोर्स किधर लगेगा, किस तरफ लगेगा, अगेन वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो जो पहला फोर्स है वो mg का फोर्स है और mg का फोर्स का डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होना चाहिए। ये पहला फोर्स याद रखोगे, ठीक है, करो नोट। ठीक है, क्लियर है पहला फोर्स। देखो इस चैप्टर में आपको सबसे पहले ये पता होने चाहिए ना किन किन तरीके के फोर्सेस होते हैं, क्योंकि एक ही बॉडी पर जब कई सारे फोर्स लगने लगेंगे तो आपको हर फोर्स के डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए, वैल्यू के बारे में पता होना चाहिए। एक रस्सी से अगर हम कोई ब्लॉक हैंग करते हैं तो पता होना चाहिए उस ब्लॉक के ऊपर क्या क्या फोर्स लग रहा है। तो एक फोर्स जो mg है वो हमेशा लगेगा और उसका डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड्स आपको लगा देना है। ठीक है, क्लियर है, सबने नोट कर लिया इससे। ओके, अब नेक्स्ट फोर्स में आते हैं। ये फोर्स इंपॉर्टेंट रहेगा जिसको हम लोग कहेंगे कांटेक्ट, या कांटेक्ट फोर्स भी नहीं, मैं बल्कि हेडिंग देना चाहूंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का मतलब होता है कि ऐसा फोर्स जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कारणों से प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक रीजन से जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है वो बेसिकली इसलिए हो रहा है क्योंकि दो एटम्स एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं। केमिस्ट्री में आप उसी फोर्स को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हो। तो जब दो मॉलिक्यूल्स या दो एटम्स एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। क्यों? क्योंकि दो एटम के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो है, ऑलमोस्ट जीरो है। न्यूटन का ग्रेविटेशन का लॉ लगाओगे Gm1m2/r², तो मॉलिक्यूल के मासेस इतने कम होते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स नेग्लिजिबल होता है। तो फिर दो एटम एक दूसरे पे कौन सा फोर्स लगाते हैं? तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स लगाते हैं, क्योंकि एटम्स के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, दूसरे एटम के पास भी इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स हैं। तो जब दो एटम एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे फोर्स लगाते हैं तो उसी फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, लिखोगे इसके बारे में। When two atoms or two molecules, when two atoms or two molecules applies forces on each other, when two atoms or two molecules applies forces on each other, because of electrons and protons, applies forces on each other because of electrons and protons,
then it is called electromagnetic force. Then it is called electromagnetic force. ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी कई तरीके के हो सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो फोर्स है वो है कांटेक्ट फोर्स। कैपिटल आर के सिंबल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये कांटेक्ट फोर्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। नाम से समझ में आ रहा है कांटेक्ट। तो जब दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में होंगी तो एक बॉडी के मॉलिक्यूल दूसरी बॉडी के मॉलिक्यूल पर फोर्स लगाएंगे। ठीक है, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल पे फोर्स लगा रहा है, वही तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, यही तो डेफिनेशन लिखाई। तो जब दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में आएंगी तो एक बॉडी के मॉलिक्यूल दूसरे बॉडी के मॉलिक्यूल पर फोर्स लगाना स्टार्ट करेंगे, तो उसी फोर्स को हम लोग कह रहे हैं कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, इसके बारे में लिखेंगे। when two bodies in contact when two bodies in contact and apply pressure on each other, when two bodies in contact and apply pressure on each other, then molecules of one surface apply electromagnetic force. Molecules of one surface apply electromagnetic force on the molecules of other surface. Molecule of one surface apply electromagnetic force on the molecules of the other surface. ठीक है, अच्छा इसमें ध्यान देना, मैंने ये लिखवाया है कि जब दो सरफेस कांटेक्ट में है और एक दूसरे पर प्रेशर अप्लाई कर रही है, ऐसा नहीं कि सिर्फ कांटेक्ट में होने से कांटेक्ट फोर्स आ जाएगा। कांटेक्ट में होने के बाद वो दोनों एक दूसरे पर प्रेशर अप्लाई करने चाहिए। जब प्रेशर अप्लाई होगा तो मॉलिक्यूल्स नजदीक आएंगे। जब मॉलिक्यूल नजदीक आएंगे तभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काम करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक शॉर्ट रेंज फोर्स है, वो बहुत छोटी दूरी के लिए ही काम करेगा। लेकिन दो अलग अलग सरफेस के मॉलिक्यूल एक दूसरे पे तभी फोर्स लगा पाएंगे जब कांटेक्ट में आए और एक दूसरे पर प्रेशर अप्लाई हुआ, मॉलिक्यूल नजदीक आएंगे, तब जाके ये कांटेक्ट फोर्स काम करेगा। ठीक, सिर्फ कांटेक्ट में रखने भर से कांटेक्ट फोर्स काम नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं मान लो यहां पर एक स्फीयर ले लूं और इसको एक दीवार के संग और ग्राउंड के संग ऐसे रख दो। ठीक, मुझे बताओ क्या इस स्फीयर ने ग्राउंड पर प्रेशर अप्लाई किया है? बिल्कुल किया है, क्योंकि ये ग्राउंड अगर नहीं होता तो वो गिर जाता, तो ग्राउंड पे प्रेशर अप्लाई हुआ है। क्या इस दीवार पे कोई प्रेशर अप्लाई किया है? नहीं किया है। अगर तुम इस दीवार को हटा दोगे तो क्या वो गिरेगा? वो वैसे ही रखा रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता दीवार हो या ना हो। तो क्योंकि यहां पे वो कोई प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहा है, इसलिए यहां का जो कांटेक्ट फोर्स है वो 0 है। और यहां पे प्रेशर अप्लाई कर रहा है तो यहां का कांटेक्ट फोर्स 0 नहीं होगा, क्योंकि प्रेशर अप्लाई हुआ है। लेकिन जहां प्रेशर अप्लाई नहीं हुआ है वहां का कांटेक्ट फोर्स 0 होना पड़ेगा। ठीक है, तो सिर्फ कांटेक्ट में रहने भर से काम नहीं चलेगा, कांटेक्ट में रह के प्रेशर को भी अप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके कांटेक्ट फोर्स आएगा। और प्रेशर अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है उसका सबसे आसान तरीका है जानने का कि अगर हम इस सरफेस को हटा देते तो क्या ये अपनी जगह से मूव करता? नहीं करता, क्योंकि अगर हम इस सरफेस को हटा भी देते तो ये यहीं रुका रहता, मतलब इसने इसके ऊपर कोई प्रेशर अप्लाई नहीं किया है, कांटेक्ट फोर्स वहां पे 0 है। हाँ, ग्राउंड पे प्रेशर अप्लाई किया है, क्योंकि जैसे ही तुम नीचे की सरफेस हटाते तो गिर जाता, तो ग्राउंड पे प्रेशर अप्लाई हुआ है तो वहां का कांटेक्ट फोर्स 0 नहीं होगा। समझ में आया तरीका? तो सिर्फ कांटेक्ट में रहना ही काफी नहीं है, प्रेशर अप्लाई करना भी होना चाहिए। ठीक है,
क्या लगता है इनके बीच में कांटेक्ट हो रहा है? इनके बीच में कांटेक्ट हुआ है, दो ब्लॉक आपस में कांटेक्ट में रख दिए गए हैं। यहाँ पे कोई कांटेक्ट फोर्स होगा? नहीं होगा, क्योंकि एक ब्लॉक हटा दोगे दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरा हटा दोगे पहले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स 0 है। ठीक है। हाँ, अगर ऐसा कुछ करते कि भाई ठीक है दोनों बॉडीज को कांटेक्ट में रखा और अब जाके मैंने इसको पीछे की तरफ फोर्स लगा दिया, अब ये इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा, क्योंकि अब ये इसको धक्का देगा, पुश करेगा, तो यहां पे अब प्रेशर आ जाएगा, और जैसे ही प्रेशर आएगा यहां पे, यहां का कांटेक्ट फोर्स अब 0 नहीं होगा। तो प्रेशर अप्लाई करना जरूरी है, प्रेशर अप्लाई नहीं होगा तो वहां पे कांटेक्ट फोर्स 0 आएगा। ठीक है। ये जो कांटेक्ट फोर्स होते हैं, अगेन इसको दो अलग अलग पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। कांटेक्ट फोर्स के दो हिस्से होते हैं। जो पहला होता है इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन, एन से लिखा जाएगा, और दूसरा होता है इसका फ्रिक्शन, इसको एफ से लिखा जाएगा। ठीक है। तो कांटेक्ट फोर्स भी दो तरीके के हो सकते हैं। कांटेक्ट फोर्स का जो पहला वाला है उसको नॉर्मल रिएक्शन कहा गया, जो दूसरा है उसको फ्रिक्शन कहा गया। इसका मतलब क्या है समझने की कोशिश करते हैं। हमने एक ब्लॉक को किसी सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। क्या ब्लॉक ने नीचे वाली सरफेस पर प्रेशर अप्लाई किया है? तो अब इन दोनों के मॉलिक्यूल एक दूसरे पर कांटेक्ट फोर्स लगाना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि कांटेक्ट भी हुआ है, प्रेशर भी लगा है, तो कांटेक्ट फोर्स लगना स्टार्ट कर देंगे। ये कांटेक्ट फोर्स किधर लगेगा अभी इसके बारे में ना सोचो किधर लगेगा, बट ये समझ में आना चाहिए कि कांटेक्ट फोर्स लगेगा तो सही, क्योंकि कांटेक्ट हुआ है और प्रेशर भी अप्लाई हुआ है, तो कांटेक्ट फोर्स लगेगा तो सही। तो कांटेक्ट फोर्स मैं मान लेता हूं कि कांटेक्ट फोर्स कहीं इस तरफ लग रहा है। मैं मान लेता हूं कि ये कांटेक्ट फोर्स कहीं किसी भी तरफ मैं मान सकता हूं, मैंने इधर मान लिया। ये फोर्स किसने लगाया है? नीचे वाली सरफेस के मॉलिक्यूल्स ने ब्लॉक के मॉलिक्यूल पर ये कांटेक्ट फोर्स लगाया होगा, क्योंकि कांटेक्ट फोर्स मॉलिक्यूल के कारण आ रहा है, तो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल पर फोर्स लगा रहे हैं, तो नीचे के मॉलिक्यूल इसके मॉलिक्यूल पर फोर्स लगा रहे हैं, जिसको मैंने कांटेक्ट फोर्स कहा। अब ये फोर्स क्योंकि किसी भी डायरेक्शन में हो सकता था, तो अब हम लोग इस फोर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इस फोर्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है। इस फोर्स का एक पार्ट या एक कंपोनेंट अगर मैं कहूं, तो इस फोर्स का एक कंपोनेंट आ जाता है इस सरफेस के परपेंडिकुलर, और इस फोर्स का दूसरा कंपोनेंट आता है इस सरफेस के पैरेलल। ठीक है। तो बेसिकली कांटेक्ट फोर्स जो है वो ये कांटेक्ट फोर्स है, लेकिन इस कांटेक्ट फोर्स का हम सिर्फ वर्टिकल वाला पार्ट जब स्टडी करेंगे, सिर्फ वर्टिकल वाले पार्ट को, तो उस वर्टिकल पार्ट को नॉर्मल रिएक्शन कहा जाएगा, और इस कांटेक्ट फोर्स का जब हम हॉरिजॉन्टल पार्ट स्टडी करेंगे तो उसको फ्रिक्शन कहा जाएगा। तो कांटेक्ट फोर्स ये पूरा है, लेकिन ये दो लोगों से मिलकर बना है, एक सरफेस के परपेंडिकुलर और एक सरफेस के पैरेलल। तो जो सरफेस के पैरेलल है उसको हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं, इसको मैं लिख देता हूं पैरेलल टू सरफेस। ठीक है। और जो सरफेस के परपेंडिकुलर है उसको नॉर्मल रिएक्शन कहेंगे, तो इसको मैं लिख देता हूं परपेंडिकुलर टू सरफेस। ठीक है। तो कांटेक्ट फोर्स क्योंकि किसी भी डायरेक्शन में लग सकता है, तो किसी भी डायरेक्शन की स्टडी करना ज्यादा मुश्किल है। हाँ, हम इसकी पैरेलल और परपेंडिकुलर की स्टडी आराम से कर सकते हैं। तो पहले मैंने उसको कहा कि ये जो है वो दो लोगों से मिलकर बना होगा, एक इससे और इससे, तो ये वाला पार्ट फ्रिक्शन हो गया जो सरफेस के पैरेलल लगा है, ये नॉर्मल रिएक्शन जो सरफेस के परपेंडिकुलर लगा है। दोनों ही कांटेक्ट फोर्स हैं, दोनों ही कांटेक्ट फोर्स बना रहे हैं, दोनों ही मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के फोर्स के कारण प्रोड्यूस हुए हैं। ठीक है।
फिलहाल हम लोग फ्रिक्शन के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी फ्रिक्शन के अलावा जो फोर्सेस हैं पहले वो समझ लो, क्योंकि फ्रिक्शन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो फ्रिक्शन को हम लोग बाद में लेके आएंगे, पहले हम इस कांटेक्ट फोर्स के उस पार्ट को पढ़ेंगे जो सरफेस के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो पहले नॉर्मल रिएक्शन पढ़ लेते हैं, टेंशन फोर्स पढ़ लेते हैं, तो बाकी सारे फोर्सेस पढ़ लेंगे, उनके ऊपर हम डिफरेंट टाइप के सवाल करेंगे, और फिर जब हम सवाल बेसिक सवाल करना सीख जाएंगे तो फ्रिक्शन भी आ जाता है, तो एक एडिशनल फोर्स और आ जाएगा, तो उसको भी हम लोग लेके क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन पहले बिना फ्रिक्शन के क्वेश्चन करना सीखें, तब जाके फ्रिक्शन बाद में आएगा, ठीक है। तो नोट कर लिया सबने, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कांटेक्ट फोर्स का वो पार्ट जिसको हम लोग कह रहे हैं नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो कांटेक्ट, ये भी एक कांटेक्ट फोर्स है, ये भी कांटेक्ट फोर्स है, लेकिन ये पूरा नहीं है, ये कांटेक्ट फोर्स का एक हिस्सा है, दूसरा हिस्सा फ्रिक्शन है, दोनों मिलकर कांटेक्ट फोर्स बनाने वाले हैं। लेकिन हाँ, ये भी है कांटेक्ट फोर्स। किसी क्वेश्चन में अगर पूछता है कि फाइंड द कांटेक्ट फोर्स, तो एन निकाल के नहीं आ जाना है। कांटेक्ट फोर्स अगर पूछता है तो ऐसा नहीं कि तुम एन निकालो, कहा कि ये कांटेक्ट फोर्स है, नहीं, एन भी निकालोगे, एफ भी निकालोगे, फ्रिक्शन भी निकालोगे, और तब जाके कांटेक्ट फोर्स आएगा, उसको बाद में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन की बात कर रहे हैं। नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन किधर होता है? इसका डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट सरफेस, ठीक। ये होता है एक तरीके का पुशिंग फोर्स, ये होता है एक तरीके का पुशिंग फोर्स, ये पुश करता है, ठीक है। तो जहां पर भी नॉर्मल रिएक्शन दिखे आप उसको पुशिंग फोर्स से रिलेट करेंगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन करना आसान हो जाता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कुछ केसेस कंसीडर करना चाहें, तो ये ब्लॉक रखा हुआ है एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो इन दोनों में कांटेक्ट हुआ होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ग्राउंड के मॉलिक्यूल्स हैं उसने ब्लॉक के मॉलिक्यूल्स के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाया होगा। और जैसा मैंने सेकंड पॉइंट लिखा कि दिस इज अ पुशिंग फोर्स, तो आप इसको ऐसे सोचेंगे कि जो ग्राउंड है ये इस ब्लॉक को पुश कर रही है, ग्राउंड ने ब्लॉक को पुश किया है, और ग्राउंड ने ब्लॉक को पुश करते हुए एक नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स लगाया है, ठीक है। ये पुश करने वाला फोर्स है, तो ग्राउंड ब्लॉक को पुश करेगा, तो ब्लॉक भी ग्राउंड को पुश करेगा। क्यों? न्यूटन का थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन पेयर। भाई ऐसा थोड़ी ना है कि एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल इस पे लगाएगा फोर्स तो ये इस पे भी तो लगाएगा, तो जब ग्राउंड के मॉलिक्यूल इस पे लगा रहे हैं तो ये भी तो ग्राउंड के मॉलिक्यूल पे लगाएगा, तो हर समय एक्शन और रिएक्शन भी आएगा, ठीक है। तो ब्लॉक के ऊपर एन लगा है, तो ब्लॉक ने भी ग्राउंड के ऊपर एन लगाया होगा। हालांकि हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं वो ब्लॉक की कर रहे हैं कि ब्लॉक के ऊपर क्या फोर्स लग रहे हैं, हमें नहीं फर्क पड़ता ग्राउंड पे क्या लगा, हमें फर्क पड़ता है कि ब्लॉक पे क्या लगा। तो आगे से मैं इस एन को नहीं बनाऊंगा, लेकिन ये एन लग जरूर रहा होगा, ब्लॉक ने ग्राउंड पे लगाया होगा, ग्राउंड ने ब्लॉक पे लगाया होगा, ठीक है। यहां पे एन किधर लगेगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है, और ये एन क्या होता है? पुशिंग फोर्स होता है। तो ये जो इंक्लाइन सरफेस है ये ब्लॉक को पुश करेगी, और पुश करने के बाद एन इस तरफ लगाएगी, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन एक पुशिंग फोर्स है, पुश करवाना है, और हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगवाना है। तो जैसे हम लोगों ने सीखा कि भाई कांटेक्ट फोर्स तभी लगता है जब प्रेशर अप्लाई होता है, तो क्या इस ब्लॉक ने इस सरफेस के ऊपर कोई प्रेशर अप्लाई किया है या नहीं किया?
तो मैंने फिर से यही बताऊंगा कि सबसे आसान तरीका है पता करने का प्रेशर अप्लाई है कि नहीं है। तो अगर मैं इस नीचे वाली सरफेस को हटा देता तो क्या ब्लॉक सीधे नीचे गिर जाता? लेकिन वो नीचे नहीं गिर पा रहा है, वो तो इधर जा रहा है, नीचे नहीं गिर पा रहा है क्योंकि इस सरफेस ने प्रेशर अप्लाई किया है। तो ऑब्वियसली नॉर्मल रिएक्शन होगा। ठीक। यहां पे अगर तुम इस रॉड को देखते हो तो ये इसने दो जगहों पर कांटेक्ट किया है। एक दीवार से कांटेक्ट किया है, ग्राउंड से कांटेक्ट किया है। जहां जहां पर कांटेक्ट है वहां वहां पर कांटेक्ट फोर्स है। अगर 10 जगह कांटेक्ट है तो 10 कांटेक्ट फोर्स है, लेकिन हर जगह कांटेक्ट होगा तो कांटेक्ट फोर्स आ सकता है अगर प्रेशर अप्लाई हुआ है तो ग्राउंड पे प्रेशर अप्लाई हुआ है। क्यों? क्योंकि ग्राउंड अगर हट जाता तो रॉड नीचे गिर जाती, तो प्रेशर अप्लाई हुआ है। तो नॉर्मल एक्शन लगेगा किस तरफ? परपेंडिकुलर टू दी सरफेस लगाना चाहिए, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस लगाना चाहिए और पुश होना चाहिए। तो ग्राउंड रॉड को पुश कर रही है परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। ठीक। ये दीवार ने भी तो लगाया होगा, तो दीवार ने रॉड को पुश किया होगा और परपेंडिकुलर की सरफेस होना चाहिए। दीवार पर प्रेशर है। अगर दीवार हटा देते तो क्या रॉड गिर जाती? तो रॉड नहीं गिर पा रही है, तो प्रेशर अप्लाई हो रहा है और यहां पर भी एक नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स आना चाहिए। ये नॉर्मल रिएक्शन मैं N2 लिख रहा हूं, दोनों अलग अलग हैं। पहला वाला N1 है, दूसरा वाला N2 है। ये वाला नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स किधर लगता है? परपेंडिकुलर टू। तो क्या ये कांटेक्ट सरफेस है और इस कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगाना। ब्लॉक नीचे आ रहा है, उसको छोड़ दो, नीचे आने दो। उसके मोशन की हम स्टडी अभी नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ इस एन के डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। बाकी कितने से आ रहा है, क्या आ रहा है, वो बाद में कैलकुलेट करेंगे। पहले एन का डायरेक्शन तो सीखो। तो एन का डायरेक्शन हमेशा कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगाना। ठीक है। जो सर्कुलर बॉडीज या स्फेरिकल बॉडीज होती हैं, ठीक है। देखो, मैथमेटिक्स में नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। तो नॉर्मल रिएक्शन इज परपेंडिकुलर रिएक्शन या परपेंडिकुलर टू द सरफेस फोर्स। तो नॉर्मल अपने आप में ही नाम होता है परपेंडिकुलर, इसका मतलब ही होता है परपेंडिकुलर। तो कोई भी नॉर्मल रिएक्शन की बात कर रहा हूं तो सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के फोर्स की बात कर रहा हूं। और सरफेस के परपेंडिकुलर का मतलब कोई भी जो स्फेयर होता है या जो सर्कल होता है, इसका जो भी नॉर्मल होता है वो हमेशा उसके सेंटर से पास करता है। तो कोई भी स्फेरिकल बॉडी अगर आपने ली होगी तो उस पे जो भी नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, कहीं से भी लगेगा, तो वो हमेशा उसके सेंटर से ही पास करेगा। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज passes through center for circular और spherical bodies। ठीक है। तो जो भी सर्कुलर या स्फेरिकल बॉडीज हमको मिलेंगी, डिस्क हो सकती है, रिंग हो सकती है, स्फेयर हो सकता है। मोस्टली हमको ये रोटेशन में मिलने वाला है। रोटेशनल मैकेनिक्स एक चैप्टर है, वहां पे मिलने वाला है। लेकिन जो जब भी जो इन पर नॉर्मल रिएक्शन लगेंगे वो हमेशा उनके सेंटर से पास करवाना चाहिए।
ठीक है। जैसे मान लो कि एक स्फेयर लिया हमने, उसको हमने इस तरीके की कोई सरफेस पे रख दिया। तो पहले तो बताओ कि यहाँ पे दो कांटेक्ट हुए हैं, क्या दोनों कांटेक्ट्स में प्रेशर अप्लाई हुआ है? बिल्कुल हुआ है, क्योंकि आप फिर से उसी तरीके से आप लॉजिक से समझेंगे। अगर इस दीवार को हटा देते तो ये फिर नीचे गिर जाता है, और इसको हटा देते तभी भी नहीं, तो दोनों जगहों से एन आएगा, और एन का डायरेक्शन हमेशा उसके सेंटर की तरफ होगा। तो एक एन वन हम इधर बना देंगे, एक एन टू हम इधर बनाएंगे, दोनों नॉर्मल रिएक्शन उसके सेंटर की तरफ जाने चाहिए। ठीक है। यहां पर भी दो कांटेक्ट हैं, दोनों नॉर्मल रिएक्शन उसके सेंटर की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे देखो अब दो ब्लॉक्स आ गए हैं। अब देखो सगो, तो अगर तुमने नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्शन को लिखना सीख लिया, तभी तुम आगे कोई न्यूमेरिकल कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि अभी दो ब्लॉक्स हैं, हो सकता है तीन ब्लॉक हो, चार ब्लॉक हो। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल रिएक्शन किस तरफ लगेगा, तभी हम उसकी वैल्यू को आगे कैलकुलेट कर पाएंगे। तो अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे दो ब्लॉक्स हैं, एक ऊपर वाला ब्लॉक है और एक नीचे वाला ब्लॉक है। ठीक है। ऊपर वाले ब्लॉक ने एक ही जगह पे कांटेक्ट किया है, लेकिन नीचे वाले ब्लॉक ने दो जगहों पे कांटेक्ट किया है। तो जितनी जगहों पे कांटेक्ट होता है उतनी जगहों पे नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स आता है। ठीक। तो ऊपर वाले ब्लॉक के बारे में बताओ, किधर लगेगा एन? ऊपर वाले ब्लॉक पे एन किधर लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन एक पुशिंग फोर्स है, हमेशा दूसरा वाला जो है वो इस ब्लॉक को पुश करेगा, पुल नहीं करेगा। तो नीचे वाला ब्लॉक इस ब्लॉक को पुश करेगा, और जब पुश करेगा तो इसके ऊपर एन किधर लगेगा? ऊपर लगेगा। ठीक है, हमेशा गलती मत करना कि हम उसको पुल करवा दें, हमेशा पुश। ये सरफेस पुश किया, इस सरफेस ने पुश किया, इस सरफेस ने पुश किया, इस सरफेस ने पुश किया, हर सरफेस को पुश करने वाली। तो ये वाला जो ब्लॉक हम देख रहे हैं उसको नीचे वाले ब्लॉक ने पुश किया होगा, तो पुश करने से नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है। और ऊपर वाले ने फिर नीचे वाले को पुश किया होगा, तो वही N1 आप इसमें भी लगाओगे। एक्शन एंड रिएक्शन, न्यूटन का थर्ड लॉ। अगर नीचे वाले ने ऊपर वाले को पुश किया है तो ऊपर वाला भी नीचे वाले को पुश करेगा, दोनों एक दूसरे पर एक्शन रिएक्शन लगाएंगे, दोनों N1 हो गए। ठीक। लेकिन नीचे वाले को क्या ग्राउंड ने भी पुश किया होगा? नीचे वाला तो भाई ग्राउंड के कांटेक्ट में भी है, तो नीचे वाले को ग्राउंड ने पुश किया होगा, तो नीचे वाले के ऊपर ग्राउंड ने एक नॉर्मल रिएक्शन N2 का लगाया होगा। क्या इसने भी ग्राउंड को पुश किया होगा? किया होगा, पर ग्राउंड की स्टडी हम लोग को नहीं करनी है, हमें तो ब्लॉक के बारे में स्टडी करनी है। तो तुम इस पे N2 नहीं बनाओगे तभी भी चलेगा, हमें यह देखना है कि ब्लॉक पर क्या क्या फोर्स लगे। तो इस ब्लॉक को ग्राउंड ने भी पुश किया है, और इस ब्लॉक को ऊपर वाले ब्लॉक ने पुश किया, वो बीच में फंस गया है, ये वाला ब्लॉक बीच में फंस गया है,
तो ऊपर से भी पुश मिला है और नीचे से भी पुश मिला है, दोनों उसको पुश कर रहे हैं, तो उसके ऊपर दो नॉर्मल रिएक्शंस आएंगे। ठीक है, हाँ। N1 ऊपर क्यों लग रहा है? अभी मैंने कहा गया वो पेज, हाँ, यहां पे N किधर लगा है, क्यों लगा है ऊपर? ग्राउंड ने उसको क्या किया है, पुश किया। तो ग्राउंड जब उसको पुश कर रहा है तो N ऊपर लग रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, इस ब्लॉक को किसने पुश किया है? भाई यहां दो ब्लॉक्स है ना, आप एक एक ब्लॉक को एक एक बार में देखें। आप इस ब्लॉक को देखें फिलहाल, तो ये जो ब्लॉक दिख रहा है ये इसके साथ कांटेक्ट में है, और जैसे ही यहां कांटेक्ट हुआ तो नीचे वाला ब्लॉक उसको पुश करेगा N1 से ऊपर की तरफ। नहीं होगा? जहां पर भी कांटेक्ट है, दो लोग आपस में कांटेक्ट हैं, दोनों एक दूसरे को पुश करने वाले हैं, धक्का देने वाले हैं, तो नीचे वाला ब्लॉक ऊपर वाले ब्लॉक को पुश करेगा N1 से, और ऊपर वाला ब्लॉक नीचे वाले ब्लॉक को पुश करेगा N1 से। दोनों एक दूसरे को पुश कर रहे हैं। तो जब ये इसको पुश करेगा तो ऊपर ही तो लगाएगा। नहीं समझ में आया? ठीक है, तो ये इसको पुश करेगा, ये इसको पुश करेगा, दोनों एक दूसरे को पुश करेंगे। ग्राउंड इसको पुश करेगा तो ये ग्राउंड को पुश करेगा, बट ग्राउंड को हमें फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, अब ग्राउंड की स्टडी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे और भी ब्लॉक्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो पहला ब्लॉक ले लिया, फिर दूसरा ब्लॉक ले लिया, फिर तीसरा ब्लॉक ले लिया, कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है। ठीक है, तो अब हमें नॉर्मल रिएक्शंस बनाने हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे ऊपर वाले ब्लॉक से। ऊपर वाले ब्लॉक को कितनी कांटेक्ट सरफेस हैं? ऊपर वाले ब्लॉक की एक ही कांटेक्ट सरफेस है, और उस कांटेक्ट सरफेस ने इसको पुश किया होगा, तो इस वाले ने इसको पुश किया होगा, यहां पे N1 बना देंगे, और ये उसको पुश करेगा तो ये वापस उसको उल्टा पुश कर देगा, N1 बना दिया। ठीक, ये दोनों नॉर्मल रिएक्शन जो आए हैं ये कांटेक्ट की वजह से आए हैं। कौन सी वाली सरफेस के कांटेक्ट से? इस सरफेस की कांटेक्ट से। जहां पे ये दोनों मिले एक दूसरे को पुश करने लगे, इसने इसको पुश किया, इसने इसको पुश किया। यहां भी तो मिले हैं आपस में, यहां भी तो नॉर्मल रिएक्शन होना चाहिए। तो यहां पे जब नॉर्मल रिएक्शन की बात करेंगे तो यहां पर जब ये दोनों ब्लॉक आपस में मिले तो नीचे वाला ऊपर वाले को पुश करता है N2 से, ऊपर वाला नीचे वाले को पुश करता है N2 से। ठीक, लास्ट में तीनों ग्राउंड पे मिल रहे हैं, तो जैसे ये तीनों ग्राउंड पे मिलते हैं वापस अगेन एक दूसरे को पुश करते हैं, तो यहां पे जैसे ही मिले तो ग्राउंड ने उसको पुश किया N3 से, ये भी ग्राउंड को पुश करेगा N3 से, बट ग्राउंड की बनाने की जरूरत हमको नहीं है। ठीक है, कर लिया नोट? अभी इनके बीच में कोई कांटेक्ट फोर्स होगा? अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी ये दूसरे को प्रेशर नहीं अप्लाई किया जा रहा है। अगर तुम एक को हटा दोगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अभी प्रेशर अप्लाई नहीं हो रहा है, अभी हर जगह पर कांटेक्ट फोर्स 0 होगा। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर तुम इसको पुश करने लगो, मतलब ऐसा तुमने क्या कि हमने इसके ऊपर एक फोर्स लगा दिया, तो क्या इस फोर्स के लगाने से ये सब आगे बढ़ने लगेंगे?
अगर तुमने पुल किया होता तो खाली किनारे वाला वापस आ जाता, ये बाकी दो तो अपनी जगह रुक जाते, लेकिन तीनों को चलाना है तो पुश करना पड़ेगा। तो ये तीनों को चलाना है तो पुश करना पड़ेगा। तो नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्शंस बनाइए, किसके किस तरफ लगेंगे। हो गया। तो अगेन हमको हमेशा इसी बात पर ध्यान रखना है कि जब सरफेस कांटेक्ट में है तो वो दोनों एक दूसरे पर पुशिंग फोर्स लगाते हैं। तो पहला कांटेक्ट हुआ है यहां पे, ठीक है। तो इस कांटेक्ट में ये दोनों ब्लॉक एक दूसरे को पुश करने वाले हैं। तो लेफ्ट वाले ब्लॉक ने राइट वाले ब्लॉक को पुश किया होगा N1 से, और राइट वाला लेफ्ट वाले को भी पुश करेगा N1 से। दोनों एक दूसरे पर पुशिंग फोर्स लगाएंगे, ठीक है। फिर दूसरा कांटेक्ट हुआ है कहीं यहां पर, ठीक है। तो इस कांटेक्ट के बारे में समझ लेते हैं। यहां पे कांटेक्ट हुआ है, और जब यहां पे कांटेक्ट हुआ है तो अगेन ये दोनों एक दूसरे को पुश कर रहे होंगे, और यहां पर इसने इसको पुश किया होगा N2 से, और ये इसको पुश कर रहा होगा N2 से, ठीक है। हाँ, वर्टिकल की हम फिलहाल बात नहीं कर रहे हैं, वर्टिकल तो लग ही रहे होंगे। वर्टिकल तो हमने पिछले केस में देख ही लिया था, ठीक है। कहाँ गया वर्टिकल? हाँ, तो वर्टिकल वाले हम देख चुके हैं। अभी इस केस में हम वर्टिकल नहीं देख रहे, अभी सिर्फ हॉरिजॉन्टल देख रहे हैं। तो मैं आइडिया लग जाएगा किस सवाल में किसकी जरूरत है। एक्चुअली अगर यहां पर ये तीनों चलेंगे तो क्या वर्टिकल चलेंगे या हॉरिजॉन्टल? तो हमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल की ही जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैंने सिर्फ हॉरिजॉन्टल लिखा है, ठीक है। वर्टिकल भी ऑब्वियसली लग रहे होंगे, ग्राउंड ने इसको पुश किया, इसको किया, इसको किया, वो तो लग ही रहे हैं। हम फिलहाल हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप चाहें तो समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं, ऐसा भी कर सकते हो। जैसे मान लो फिर से अगर मैं यही सवाल देता, ठीक है, यही क्वेश्चन था, यहां पे फोर्स लगाएगा। तुम चाहो तो ऐसा डायग्राम बनाते समय इस बात को समझो कि ये दोनों एक दूसरे से एक सरफेस से अलग हो गए, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, अलग अलग ब्लॉक्स हैं। इस ब्लॉक के लेफ्ट साइड पे आप ये छोटा ब्लॉक बना दो, और राइट साइड पे ये बड़ा ब्लॉक बना दो। समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं सिर्फ। अब फिलहाल तुम चाहो तो इसको भी हटा दो, कोई दो ब्लॉक से समझते हैं, दो ब्लॉक से समझ में आ जाएगा तो तीन ब्लॉक के लिए वही काम करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने बीच में वर्टिकल लाइन बनाई और दोनों को अलग अलग कर दिया। अब ये जो है ये इनकी कांटेक्ट सरफेस है, ये दोनों आपस में कांटेक्ट में आए हैं, और कांटेक्ट में आने पर ये दोनों एक दूसरे को पुश कर रहे होंगे। तो ये एक इमेजिनरी सरफेस मैंने बनाई है, इस इमेजिनरी सरफेस ने इसको इस डायरेक्शन में पुश किया है, और वही इमेजिनरी सरफेस ने इसको भी इसी डायरेक्शन में पुश किया है। तो आपको यह समझना है कि पुश करवाना है, जहां पर भी कांटेक्ट हुआ है वहां पे पुश करवाना है। तो आप इन दोनों के बीच में एक इमेजिनरी सरफेस इमेजिन कर लें, और ये इमेजिनरी सरफेस इसको इधर पुश कर रही है और इसको इधर पुश कर रही है।
तो जब हम इसका डायग्राम बना रहे होंगे तो हमें पता होना चाहिए कि इस तरफ इसके ऊपर एन लगा है और इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एन लगा है। ठीक है, तो एक इमेजिनरी लाइन या इमेजिनरी सरफेस बनाकर दोनों को दूसरी तरफ पुश करवा देना है एक दूसरे के अपोजिट। ठीक है, तो वही काम मैं यहां भी कर सकता हूं। ऐसे डिवाइड करने के बाद आप तीनों ब्लॉक्स अलग अलग बना लें। यहां पे एक ब्लॉक बना लें, यहां पे दूसरा ब्लॉक और यहां तीसरा ब्लॉक। ठीक है, तीनों को हमने अलग अलग कर दिया। इन दोनों को डिवाइड करने वाली ये सरफेस बना दी, इन दोनों को डिवाइड करने वाली ये वाली सरफेस बना दी। अब जो भी सरफेस आपने बनाई है उस सरफेस ने उस सरफेस के लेफ्ट में जो होगा उसको पुश किया जाएगा और सरफेस के राइट में जो होगा उसको भी पुश किया जाएगा। तो ये जो सरफेस है ये एक्चुअली पुशिंग का काम कर रही है। तो इस सरफेस ने इसको इधर पुश किया, उसको इधर पुश किया। फिर यहां के हिसाब से भी एक सरफेस मैंने बना दी है। अब इस सरफेस ने इसको राइट में है तो राइट में पुश किया होगा N2 से, और ये लेफ्ट में है तो उसको लेफ्ट में पुश किया होगा N2 से। तो देखो इसके ऊपर दो लग रहे हैं, N1 N2 लग रहे हैं। या तो आप यहां से डायरेक्टली बना सकते हो, या अगर आप चाहो तो इसको अलग कर दो, एक सरफेस बना दो, इसको इधर पुश हुआ उसको उधर पुश हुआ, अगेन इस सरफेस के इधर पुश हुआ और उधर पुश हुआ। ठीक है, ठीक है, नोट कर लिया सबने। आगे इन सब की जरूरत पड़ेगी क्योंकि आगे हम लोग को क्या क्वेश्चन मिलने वाले हैं, कहेगा कि दोनों के एक्सेलरेशन निकालो और यहां पे कितना n लग रहा है वो निकालो। वो हम निकाल लेंगे, ठीक है, हम सॉल्व कर लेंगे। लेकिन पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसके ऊपर n इधर पुश कर रहा है, इसके ऊपर n इधर पुश कर रहा है, तभी हम आगे कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो फिलहाल आपको सिर्फ डायरेक्शन पर ध्यान देना है। क्या हो रहा है, मोशन कैसा हो रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ डायरेक्शन पे ध्यान देना है। जहां पर भी कांटेक्ट होगा वहां पर एक दूसरे को पुश करने वाला नॉर्मल रिएक्शन बना देना है। ठीक है, कांटेक्ट फोर्स का जो दूसरा पार्ट है वो है टेंशन फोर्स। कांटेक्ट फोर्स नहीं, सॉरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का जो दूसरा पार्ट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का जो पहला पार्ट था वो कांटेक्ट फोर्स मैंने कहा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का जो दूसरा पार्ट है वो टेंशन फोर्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्यों आता है? क्योंकि जब दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आता है। अब दो मॉलिक्यूल एक दूसरे पे फोर्स लगाने के लिए कांटेक्ट में होंगे तभी भी लगाएंगे, तब कांटेक्ट फोर्स कह देंगे। लेकिन जब रस्सी में ये फोर्स लगता है उसको टेंशन फोर्स कहा जाता है। कैसे लगता है? हम अगर एक स्ट्रिंग लें, फिलहाल हम लोग ले रहे हैं मासलेस स्ट्रिंग,
क्योंकि 99% केसेस में जो रस्सी होगी उसके बारे में कहा जाएगा कि वो मासलेस है। मासलेस का मतलब ऑब्वियसली किसी का मास जीरो नहीं हो सकता है, बट इतना स्मॉल मास है कि हम उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं। जैसे सिलाई का जो धागा होता है, ठीक है, आप देखा होगा कि वो बहुत थिन होता है, और अगर उसको छत से ऐसे हैंग कर दिया जाए तो वो लूजली इस तरीके से हैंग कर रहा होगा, ठीक है। जब रस्सी लूज होती है तो उस रस्सी को हम कहते हैं स्लैक। स्लैक का मतलब लूज होना, ठीक है। तो लूज रस्सी को हम लोग स्लैक कहेंगे। और जब रस्सी लूज होती है या स्लैक होती है तो अब उसके अंदर कोई भी टेंशन का फोर्स नहीं। टेंशन का मतलब तनाव, और अभी वो रस्सी टाइट नहीं है। जब तक रस्सी टाइट नहीं होगी उसके अंदर कोई भी टेंशन का फोर्स नहीं होगा, ठीक है। तो अभी रस्सी लूज है, इसके अंदर कोई टेंशन का फोर्स नहीं है। लेकिन अगर आपने इसके नीचे एक मास को हैंग कर दिया तो अब ये रस्सी टाइट हो जाएगी, ठीक है। और जैसे ही रस्सी टाइट होती है तो टाइट स्ट्रिंग के अंदर आ जाता है टेंशन का फोर्स। लूज स्ट्रिंग के अंदर टेंशन का फोर्स नहीं होता है, टाइट स्ट्रिंग के अंदर टेंशन का फोर्स होता है। अब ये टेंशन का फोर्स का डायरेक्शन फिलहाल समझना इंपॉर्टेंट है कि टेंशन के फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ लगता है, ठीक। तो जैसे ये ब्लॉक है, ठीक है, ये ब्लॉक गिर क्यों नहीं रहा है? क्योंकि रस्सी ने उसको पकड़ के रखा है। तो रस्सी ने उसको अपनी तरफ खींच के रखा होगा, तभी तो नहीं गिर पा रहा है। तो रस्सी जब उसको अपनी तरफ खींच के रख रही है तो क्या रस्सी ने उसको पुश किया है या पुल किया है? तो यहां पर ध्यान रखना है कि जो टेंशन का फोर्स होता है, ये टेंशन फोर्स हमेशा पुलिंग फोर्स होता है। जो टेंशन का फोर्स होता है वो हमेशा पुलिंग फोर्स होता है। ये पुश नहीं कर सकता, ये हमेशा पुल करता है, ठीक है। तो टेंशन फोर्स इज पुलिंग फोर्स। और ये अगर पुल कर रही है, रस्सी अगर हमेशा पुल कर रही है तो ऑब्वियसली रस्सी ने अगर इसको पुल किया होगा तो ये बॉडी से दूर की तरफ लगता है। और अगर इसको पुश किया होता तो क्या बॉडी की तरफ लगता है? जैसे नॉर्मल रिएक्शन याद करो, पुश करता था तो उसका डायरेक्शन हमेशा बॉडी की तरफ होता था। यहां देखो, नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन बॉडी की तरफ आ रहा है क्योंकि इसको पुश किया गया है। लेकिन वहीं रस्सी ने उसको पुल किया है तो जो टेंशन का डायरेक्शन है बॉडी से अवे जा रहा है, उसको अपनी तरफ रस्सी ने पुल किया होगा, ठीक है। तो डायरेक्शन इज अवे फ्रॉम द बॉडी, टेंशन फोर्स इज पुलिंग फोर्स। और in massless string, tension is same at all points। अगर कोई रस्सी मासलेस है, और मैंने कहा ना कि 99.9% प्रॉब्लम जो हम लोग करने वाले हो मासलेस रस्सी के लिए करने वाले, तो अगर कभी भी स्ट्रिंग का मास नहीं है तो उसके हर पॉइंट पे जो टेंशन होती है वो सेम होती है। इस थर्ड पॉइंट को मैं थोड़ा सा और क्लियर करता हूं अभी, ठीक है, नोट कर लो पहले। ठीक है, अब तीसरा जो पॉइंट है कि टेंशन इज सेम एट ऑल पॉइंट्स, इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। देखो यहां पर रस्सी
का जो फोर्स है, मतलब स्ट्रिंग ने जो फोर्स लगाया वो टेंशन फोर्स है, और टेंशन हमेशा बॉडी को अपनी तरफ पुल करती है। अब ये बताओ कि क्या इस रस्सी ने छत को अपनी तरफ पुल किया होगा? बिल्कुल किया होगा। अगर मान लो ये छत लूज होती, कमजोर मिट्टी की बनी होती, तो छत भी को भी तो रस्सी खींच के गिरा सकती है। मतलब इस रस्सी ने छत को भी अपनी तरफ पुल किया है। पुल किया है, पुश नहीं किया है, पुल किया है। तो रस्सी जिसके संग कांटेक्ट में है, रस्सी जिसके साथ कांटेक्ट में है, रस्सी ने उसको हमेशा अपनी तरफ पुल किया होगा। और ये भी टी और ये भी टी दोनों सेम है, क्योंकि रस्सी अगर मासलेस होती है तो ऐसा नहीं कि ये टेंशन अलग होगी ये टेंशन अलग होगी, दोनों टेंशन की वैल्यूज भी सेम आएंगी, क्योंकि रस्सी मासलेस है। ठीक है। तो रस्सी के मास ना होने के कारण रस्सी ने जितने फोर्स से इसको पुल किया है, रस्सी ने उतने ही फोर्स से छत को भी अपनी तरफ पुल किया होगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये टेंशन भी बना लेना डायग्राम में। और एक और बात यह है कि जैसे मैंने लिखा कि टेंशन इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स, तो ऑल द पॉइंट्स का मतलब समझते हैं। ऑल द पॉइंट्स का मतलब यह है, अगेन मैं एक रस्सी यहां पे बनाता हूं, लेट्स से ये स्ट्रिंग बन गई और यहां ब्लॉक। यहां पे अगर मैं कोई मॉलिक्यूल को कंसीडर करता हूं, यहां कोई मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल का मास कितना है? 0 है। क्यों 0 है? रस्सी मासलेस है, तो भाई मॉलिक्यूल भी तो मासलेस ही रहे होंगे। अब ये मॉलिक्यूल भले ही वो मासलेस है, ठीक है, भले ही वो मासलेस है, लेकिन रस्सी जिसके साथ कांटेक्ट में है उसको पुल करती है। तो ये रस्सी देखेगी कि अच्छा यहां मॉलिक्यूल है, तो अब इसको पुल किया जाए। और इसको पुल किया जाए, इसका मतलब यह होगा कि इसके ऊपर वाली रस्सी ने इसको अपनी तरफ पुल किया होगा, ठीक से खींचा होगा, और नीचे वाली जो रस्सी है उसने भी उसको अपनी तरफ पुल किया होगा, ठीक से। और ये दोनों फोर्सेस क्या बराबर हैं? तो वो मॉलिक्यूल अपनी जगह से हिलने वाला नहीं है, जो जहां है वहीं रुका रहेगा। लेकिन ये दोनों फोर्स टी के होंगे, और रस्सी के हर पॉइंट पे टेंशन सेम है। इसका यही मतलब है कि मैं सिर्फ यहां और यहां बना दूं, ठीक है, हमको जरूरत सिर्फ इसकी है, लेकिन अगर यहां भी देखोगे तो टेंशन सेम आने वाली। ठीक। लेकिन यहां पे टेंशन का डायरेक्शन क्या दोनों तरफ है? क्योंकि यहां पे कोई मॉलिक्यूल होगा तो क्या उसको ऊपर भी खींचा गया होगा, नीचे भी खींचा गया होगा, तो टी ऊपर भी होगा, टी नीचे भी होगा। लेकिन जब रस्सी यहां खत्म हो गई है, तो क्या नीचे कोई रस्सी बची पुल करने की? नहीं, तो रस्सी सिर्फ ऊपर पुल कर रही है। और यहां पे रस्सी खत्म हो चुकी, तो रस्सी सिर्फ नीचे पुल कर रही है। लेकिन बीच में कोई पॉइंट होगा तो रस्सी उसको ऊपर भी पुल करेगी और नीचे पुल करेगी। ठीक है। तो रस्सी का काम है पुल करना, जिसके साथ भी कांटेक्ट में है उसको पुल करने का काम है। हम बात कर रहे हैं अगर इस ब्लॉक की, तो टेंशन ऊपर लगी है, छत की टेंशन नीचे लगी है। बीच में कोई मॉलिक्यूल ले लोगे तो उसमें टेंशन ऊपर भी लगी है और नीचे भी लगी है। ठीक है, बनाएं इस डायग्राम को। ये दिख रहा है इस डायग्राम में, तो फिर कैसे नहीं दिखेगा रियल लाइफ में? हाँ, देखो ये कैमरा लटक रहा है, मान लो रस्सी से लटका होता तो ऑब्जर्व कर पा रही हो, रस्सी ने उसको किधर खींचा होता, टेंशन ऊपर लगेगा, और छत को नीचे खींचा हो नीचे लगाओ। हाँ, अरे पढ़ा है तो बता भी तो रहा हूं रियल लाइफ में, यही तो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। हाँ, आप कहीं भी कोई चीज हैंग कर रही है तो तुम सोचो ना कि ये सही में हैंग कर रही है, और उसको इमेजिन करो उस बात को। अच्छा, अब अगर रस्सी बदल जाती है,
क्योंकि यहाँ पे अब दो रस्सियां आपको दिख रही हैं लेकिन दोनों रस्सियां अलग अलग हैं, तो हम कहेंगे इसमें कुछ टेंशन अलग रही होगी और इसमें कोई टेंशन अलग रही होगी। टेंशन के फोर्स के डायरेक्शन हम लोग सीखना चाहते हैं। तो टेंशन का फोर्स हमेशा पुल करता है। तो ये जो रस्सी आपको दिख रही है, इस रस्सी ने इसको अपनी तरफ पुल किया होगा T1 से। क्या ये रस्सी का एंड यहां पे जुड़ा हुआ है, तो इसने इसको भी पुल किया होगा T1 से। ठीक, ये रस्सी यहां दिख रही है, इसका इस एंड ने क्या इसको पुल किया होगा T2 से। अब टेंशन मैं अलग लिखूंगा अगर रस्सी बदल गई है। और क्या ये रस्सी छत से जुड़ी है, तो छत को भी नीचे की तरफ पुल किया होगा T2 से। ये बात समझ में आई? रस्सी जिससे भी जुड़ी है उसको अपनी तरफ पुल करना है उसे। तो रस्सी का ये वाला एंड जो ब्लॉक से जुड़ा है, ब्लॉक को पुल किया, ये ब्लॉक से जुड़ा है, ब्लॉक को पुल किया। पुल करवाना है, पुश नहीं करवाना है कभी भी। ठीक है, वैसे यहां पे रस्सी ने इसको पुल किया और छत को नीचे पुल किया। अभी टेंशन का फोर्स किस तरफ लगेगा? तुम्हें देखने में जरूर लग रहा है कि रस्सी टाइट है, बट एक्चुअली रस्सी लूज है। यहाँ पे टेंशन का फोर्स नहीं लग रहा है, देखने में लग रहा है टाइट। अब मान लो, मैं तुम्हारी बात मान लेता कि रस्सी टाइट है और इसमें टेंशन का फोर्स लग रहा होता, तुम्हें डायग्राम नहीं बनाना है, मैं खाली तुम्हारी बात मानकर उसमें फोर्स का डायरेक्शन बनाता। ठीक है, अगर मान लो रस्सी टाइट होती तो क्या रस्सी का टेंशन इसको इधर खींचता, और जैसे इसको इधर खींचता तो क्या राइट में आ जाता, राइट में आता तो रस्सी क्या हो जाती, और रस्सी रस्सी लूज होती तो उसमें टेंशन तुरंत जीरो हो जाती। तो देखने पे भले ही आपको लग रहा है कि यहाँ पे टेंशन होगी, बट यहाँ पे कोई भी टेंशन नहीं होगी, रस्सी लूज है। देखने में टाइट लग रही है बट एक्चुअली रस्सी जो होगी वो लूज होगी। ठीक है, हाँ, टेंशन तब आ जाती जब उसको पुल करते हैं। अब मुझे बताओ कि टेंशन को लाने के लिए हम इस ब्लॉक को पुश करेंगे या पुल करेंगे? पुल करेंगे। तो ध्यान रखना कि हम लोगों ने ये ऐसा ही डायग्राम कुछ देर पहले बनाया था, लेकिन वहां पे दो ब्लॉक्स कांटेक्ट में थे, है ना, यहाँ पे दो ब्लॉक्स कांटेक्ट में थे। इन दोनों ब्लॉक के बीच में यहां पर अगर हमको नॉर्मल रिएक्शन चाहिए और साथ में चले तो पुश करना पड़ा था। अगर यहां पुल कर देते तो साथ में नहीं चलते। तो नॉर्मल रिएक्शन तब आता है जब पुशिंग होती है, और टेंशन फोर्स तब आता है जब पुलिंग होती है। तो यहां पे जब हम पुल करेंगे तो रस्सी टाइट होगी, और रस्सी जब टाइट होगी तब जाके टेंशन का फोर्स आएगा। ठीक, टेंशन के फोर्स का डायरेक्शन हमको पता है कि टेंशन का फोर्स हमेशा किसी बॉडी को पुल करता है। तो यहां पे टी इधर, यहां पे टी इधर, दोनों को अपनी तरफ पुल किया गया। ठीक है, बोलो। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक 1 kg का है, दूसरा 100 kg का, कोई फर्क नहीं पड़ता। रस्सी सेम है और रस्सी के हर जगह पे टेंशन आपको सेम मिलेगी। तो इस रस्सी में चाहे जिधर भी चले जाओ टेंशन आपको सेम मिलने वाली। आगे हम लोग पुली के कई क्वेश्चंस करने वाले हैं, बट यहां पर पुली से देखा जाए तो दो ब्लॉक अटैच है। क्या रस्सी सेम है? रस्सी अगर सेम है तो टेंशन सेम रहेगी। इस रस्सी का ये वाला पॉइंट इस ब्लॉक को टी के फोर्स से अपनी तरफ पुल करने वाला है, और अगेन यहां पर भी उसके ऊपर एक पुलिंग का फोर्स लगेगा।
तो दोनों जगहों से रस्सी को टी के फोर्स से पुल किया गया होगा। ठीक है, पुली को पुल किया गया होगा, ये पुली है, क्या इस पुली को रस्सी ने पुल किया होगा? अगेन पुल किया होगा, क्योंकि ये रस्सी जब इसके ऊपर से निकल के आएगी तो यहां पे रस्सी ने अगेन इस पुली को भी अपनी तरफ पुल किया होगा, वही टी से, क्योंकि रस्सी सेम है तो टी सेम रहेगी। और यहां से जब रस्सी इधर से निकल के आई तो रस्सी ने अगेन इस पुली को भी अपनी तरफ पुल किया होगा। रस्सी जिसके साथ कांटेक्ट में है उसको पुल करना है, चाहे वो ब्लॉक्स हो या पुली हो, जिसके साथ भी कांटेक्ट में है रस्सी उसको हमेशा अपनी तरफ पुल करने वाली। ठीक है, हालांकि हम पुली की स्टडी करने नहीं वाले, हम आगे स्टडी करने वाले हैं इन्हीं दोनों ब्लॉक्स की, बट ये पता होना चाहिए कि पुली पर भी टेंशन लग रही है और ये काम आएगी रोटेशनल मैकेनिक्स में, क्योंकि रोटेशनल मैकेनिक्स में जब ये पुली घूमती है, रोटेशन होता है, तो वहां पर हमें टॉर्क निकालना पड़ता है, और टॉर्क को निकालने पे हमें वहां पे टेंशन की जरूरत पड़ेगी। इस चैप्टर में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी खाली पड़ेगी, लेकिन आगे इसकी भी जरूरत हमको पड़ सकती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ना है, टेंशन का फोर्स मेरा लगभग